नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है और आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी ने जो पहले इशारा कर दिया था, मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान को पहले इशारा कर दिया था कि पहलगाम में उसके पाले गए आतंकियों ने जो किया है उसका बहुत बड़ा खामियाजा उसको और उसकी पूरी आवाम को भुगतना पड़ेगा, उसका आज पहला रिजल्ट आया है। और रिजल्ट ऐसा वैसा नहीं आया, रिजल्ट आया कि पूरे मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान को इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। वहां जलजला आ चुका है, लोग भाग रहे हैं अपना घर बार छोड़कर, सामान उनके तबाह होने के कगार पर पहुंच गए। और यह भारत का पहला कदम है जो पाकिस्तान अभी से भागने लगा है। पाकिस्तान का इलाज क्या हो सकता है? पाकिस्तान लगातार भारत से हारता आया, इसके बाद भी वो हर बार भारत को आंख दिखाने की, भारत के खिलाफ साजिश रचने की हरकत से बाज नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या हो सकता है, फाइनल इलाज क्या हो सकता है, हम जरा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान रोहित कुमार सिंह, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा चेतना के। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि आज मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक भारत ने कर ही दिया है और पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है, उसकी आवाम अपनी ही सरकार को कोसने लगी है। लेकिन फिर भी ये तो बहुत टेम्परेरी इलाज है। पाकिस्तान का परमानेंट इलाज अगर करना है भारत को, तो क्या करना होगा आपके हिसाब से? देखिए, हिजड़ों के सरगना पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर, और हिजड़ों के समूह के प्रमुख पाकिस्तान के वजीर आला शहबाज शरीफ, जिनके बड़े भाई नवाज शरीफ को भारत के वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में भी मुंह का खिलाया था, याद है ना आपको? बहुत अच्छे से पूरे देश को याद है। तो मुझे लगता है कि शरीफ खानदान के कुंडली में ही कुछ दोष है। जब भी शरीफ खानदान के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर आती है तो जूतों की माला पाकिस्तान के हुक्मरानों को पहनना पड़ता है। और यह भी संयोग ही है कि कारगिल के युद्ध के समय भी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विद्यमान थे। और आज भारत के प्रधानमंत्री के पद पर विश्व के सर्वप्रिय, लोकप्रिय, कर्णप्रिय राजनेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर विद्यमान है। तो संयोग बड़ा अच्छा है। वाजपेयी जी के समय नवाज शरीफ को जूतों की माला पहनना पड़ा था, और शहबाज शरीफ का तो मुझे लगता है नामो निशान भारत के सेनानियों के द्वारा मिटा दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को जब ये खबर आज पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो उनको ये पता चल जाएगा, उनको पता चल चुका है ऑलरेडी। कल परसों में जो डेवलपमेंट, कल परसों तरसों में जो भारत के अंदर हुआ, प्रधानमंत्री जी जब अपनी विदेश यात्रा को संक्षिप्त करके वापस अपनी जमीन पर लौटे और नई दिल्ली हवाई अड्डे पर जब उतरे और देश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की, उनके चेहरे के भाव भंगिमा से देश और दुनिया ने समझ लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उससे पहले प्रधानमंत्री जी से मशवरा करने के उपरांत घाटी में जिस प्रकार देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय माननीय अमित भाई शाह गए और उन्होंने वहां के वरिष्ठ अधिकारी, एलजी और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करके दूसरे दिन मौकाए वारदात पर गए और सब कुछ समझा और जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया, और फिर प्रधानमंत्री जी भारत लौटे अपनी विदेश यात्रा को संक्षिप्त करके, मैंने तीन बार इस बात की चर्चा की, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा पर गए थे और जैसे सूचना मिली इस विभत्स घटना की, उन्होंने अपनी यात्रा को बीच में रोका और भोजन भी नहीं किया और सीधे भारत वापस आए। और आने के बाद सीसीएस की बैठक में उन्होंने जिस प्रकार से महत्वपूर्ण निर्णय लिए, और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो वाटर ट्रीटी थी, सिंधु जल समझौता था, जिसके माध्यम से पाकिस्तान के लोगों को जल प्राप्ति होती थी, उसको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने निलंबित किया। उसके बाद भी तो भारत में बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो बस दिखावा है। आपने लेफ्ट गैंग का प्रलाप सुना है? इतने बड़े फैसले के बाद भी लेफ्ट गैंग एक अलग प्रलाप कर रहा है।
सुनिए ना प्रसून जी, हमने के यहाँ भोजपुरी हमने के बोले नहीं सन, तो हमने के यहाँ एगो कहावत बा कि हम खेलियान से सैया बीरान से आई जौन गुलाबी गैंग बा कि खेले जौ के पिसान से। तो अपनी हैसियत में रहें। ये जो विपक्ष में बैठे कुछ कपोल कल्पित राजनेता हैं जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की परस्ती करना बंद करें। ये सोनिया गांधी जी की रिमोट से चलने वाला भारत सरकार नहीं है। ये देश की जनता के आशीर्वाद से चलने वाला भारत सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री के पद पर वर्ल्ड लीडर, स्ट्रांग लीडर, सशक्त राजनेता माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। देश के गृह मंत्री के पद पर सूत और बूथ बदलने वाले नेता नहीं हैं। देश के गृह मंत्री के पद पर वह शेर बैठा है जो रात में घाटी पहुंचता है, अधिकारियों के साथ बैठक करता है और दूसरे दिन मौकाए वारदात पर जाता है। उस व्यक्ति का नाम सम्माननीय आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी है। ये बात विपक्ष के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए और विपक्ष के नेताओं से मैं अपील करता हूं, आग्रह भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि वो भारत के नागरिक की हैसियत से बात करें, न कि पाकिस्तान परस्त व्यक्ति की हैसियत से। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए रोहित जी। आपने चीजें देखी हैं, राजस्थान की सीमा भी लगती है पाकिस्तान से, पंजाब की भी लगती है, गुजरात की भी लगती है और जम्मू कश्मीर की भी लगती है, लेकिन ना तो ऐसी घटना करने की हिम्मत आतंकी राजस्थान में जुटा पाते हैं, ना गुजरात में जुटा पाते हैं, ना पंजाब में जुटा पाते हैं। ऐसी हिम्मत उनको होती सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत दुखद है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ अपना निजी मत रख रहा हूँ। युवा चेतना एक स्वतंत्र संगठन है, आपको मालूम है, जो देश भर में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, वनवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयासरत है। जम्मू कश्मीर में जब तक एलजी का शासन था, मतलब भारत सरकार डायरेक्ट इंटरवीन कर रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, सब लोग बहुत तरक्की के पथ पर घाती जा रही थी, जम्मू कश्मीर जा रहा था। लेकिन जैसे कांग्रेस नाम की बीमारी जम्मू कश्मीर में पहुंची, भाई कांग्रेस लेड अलायंस की सरकार है ना वहां। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला के लड़के हैं। बहरहाल साल भर पहले उनके पिताजी ये कह रहे थे कि आप अगर पाकिस्तान को ठोकेंगे तो पाकिस्तान के लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, बड़े परिवार से आते हैं, भारत सरकार के मंत्री रहे। उनके सुपुत्र जो हैं साहबजादे, वो अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के सपोर्ट से, कांग्रेस के गठबंधन से। तो देखिए क्या हो गया। ये लोग खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का। अब ये दोगली राजनीति और दोमुही राजनीति नहीं चलेगी। ये सब बिगाड़ा हुआ मामला है कांग्रेस की लीडरशिप का। कांग्रेस की लीडरशिप जब घाटी में जाती थी तो हुर्रियत के नेताओं को पाशमिना शॉल उड़ाने से बाज नहीं आती थी, और दिल्ली में उनको प्रधानमंत्री के आवास पर और सरकारी कार्यालयों में उनका रिसेप्शन होता था, उनका स्वागत अभिनंदन किया जाता था। ये तो आभार है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद है भारत सरकार का, जिन्होंने सरकार में आने के बाद हुर्रियत नाम की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम किया। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को आज मैं एनएमएफ न्यूज के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, दिखा लीजिए कुंडली और तिपन। कोई आपका जानकार हो जो कुंडली देखता हो, नजूमी कोई हो आपका, तो जाकर के दिखा लीजिए। पाकिस्तान का नामो निशान मिटने जा रहा है। पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का जो काम किया, देश के भोले भाले नागरिकों के ऊपर जो प्रहार किया है, जनरल मुनीर को, उनकी 77 पीढ़ियों को याद रखना पड़ेगा। और ये जो एक जरदारी साहब के साहबजादे हैं, बिलबिला रहे हैं सिंधु नदी के ऊपर, अरे बिलावल, तुम्हारी अम्मी चली गई, बेनजीर भुट्टो, उनके मौत का इंतकाम तो तुम ले ही नहीं पाए सरकार में रहते हुए। तुमने हाथ में भी चूड़ियां पहनी है और पैर में भी चूड़ियां पहनी है, और तुम मां भारती के संदर्भ में बयान दे रहे हो। और वो ये बयान देते समय भूल गए कि उनके दादाजी के वक्त में ही भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए।
उनके दादा नहीं ना थे। आप भी कुछ गड़बड़ा जा रहे हैं प्रसून जी, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मातृसत्ता और पितृसत्ता दोनों का आदर है। उनकी माँ का नाम था, अम्मी का, बेनजीर भुट्टो, और बेनजीर भुट्टो के वालिद का नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। आप लगता है थोड़ा सा आजकल प्रभावित हो गए हैं। भारत में एक परिवार है और इसी तरह का एक परिवार पाकिस्तान में है, नहीं समझे? नाना जी और दादाजी में अंतर है ना भाई। बेनजीर भुट्टो के बाप थे, वालिद थे जुल्फिकार अली भुट्टो। आपने ठीक याद दिलाया। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था पाकिस्तान के जनरल मुनीर के पहले के जनरलों ने, याद है ना आपको? तो ये क्या बिलावल भुट्टो बात करेगा? ये सब शिखंडी लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके नाना को टांग दिया फांसी पर, इनकी अम्मी को मार दिया, फिर इनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। ये विदेश मंत्री कौन कौन मंत्री बन जाते हैं, क्या करते हैं, इन लोगों का तो कुछ पता आता है नहीं। 5 लाख करोड़ इन लोगों का बजट है संभवतः। यहाँ भारत की सेना का बजट खाली 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। अच्छा, एक चीज बताइए, भारत में इस वक्त कुछ लोग ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आप इसको बार बार यूं क्यों बता रहे हैं लोगों को कि धर्म पूछ कर मारा, मारने वाले लोग मुसलमान थे, हिंदुओं को मारा? धर्म पूछ के नहीं मारा है, ये तो सब जानते हैं कि धर्म पूछ के मारा है। कपड़ा तो ये लोग इस चीज को क्यों, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। अब शत्रुघ्न सिन्हा पर हम क्या बोले? हमारे बिहार के रहने वाले हैं, बिहार का एक प्रतिष्ठित नाम है, घर का नाम रामायण, और रामायण के घर में कौन आ गया, प्रभावित हो गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा। अब क्या बोले हम शत्रुघ्न सिन्हा पर? शत्रुघ्न सिन्हा तो रास्ता ही भटक गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, उसको छोड़ के कांग्रेस में गए, समाजवादी पार्टी से धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर एमपी हैं। अब शत्रुघ्न जी पर हम क्या बोले? लगता है अपने दामाद के रिश्तेदारों से प्रभावित हो गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से। शत्रुघ्न सिन्हा जी का मैं व्यक्तिगत आदर करता रहा, हमारे गृह प्रदेश बिहार से आते हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी का बयान तो बहुत दुखद है, पीड़ादायक है। एक बिहारी होने के नाते भी मुझे पीड़ा हो रही है। क्या बोलेंगे शत्रुघ्न सिन्हा भाई? मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि आप बार बार धर्म क्यों लाते हो? शत्रुघ्न सिन्हा से मुर्शिदाबाद पर ना पूछिए, क्यों नहीं जवाब देते हैं मुर्शिदाबाद पर शत्रुघ्न सिन्हा? बेशर्मी की हद हो गई है। आपको नहीं मालूम है वो क्रिश्चियन महिला रो रही है, चिल्ला रही है, उसके पति को मार दिया, कहा कलमा पढ़ो, उसने बोला आई एम अ क्रिश्चियन, आई कैन नॉट, आई डोंट नो कलमा, आई डोंट नो एबीसीडी ऑफ कलमा, हाउ कैन आई स्पीक। उसके हस्बैंड को मार दिया। वो छोटा बच्चा सूरत का बिलबिला रहा है। हमारे बिहार का वो आईबी अधिकारी मनीष रंजन मारा गया, कानपुर का शुभम द्विवेदी मारा गया, उसकी पत्नी बिलबिला रही है, रो रही है, करा रही है पीड़ा में, और शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा हो चुकी है। लीडर अपोजिशन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कानपुर नहीं गए शुभम द्विवेदी की पत्नी से मिलने के लिए, बिहार नहीं गए मनीष रंजन की परिवार के लोगों से मिलने के लिए, उस क्रिश्चियन महिला से मिलने नहीं गए, प्रोफेसर भट्टाचार्य आसाम के जिनको कलमा पढ़ना आता था वो बच गए पढ़ के, उनसे मिलने नहीं गए, पता नहीं क्या करने चले गए श्रीनगर, राजस्थान के लोगों से मिलने नहीं गए। आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो ये वही अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पार्टी के मतलब लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बने। मुख्तार अंसारी की मौत होती है तो संवेदना प्रकट करते हैं। अपनी पार्टी के किसी मुस्लिम लीडर के यहां वो आज चले गए क्योंकि निधन हो गया, लेकिन उसी जगह उसी कानपुर में एक आदमी आतंकी हमले में मारा गया, उसके घर नहीं गए, और जबकि जहां वो गए वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी।
उसकी देखिए, जगह। आपने अखिलेश जी का नाम ले लिया। हाँ। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन आपने ले लिया तो उस प्रश्न का उत्तर तो मुझे देना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी इसलिए नहीं गए क्योंकि घटना के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहां गए, परिजनों से भेंट किया, उनके दर्द को समझा और उनके दर्द में, दुख में शामिल होने का प्रयास किया। जाना भी चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का अभिभावक होता है। जब पत्रकार मित्रों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी से प्रश्न किया तो वो कुछ सेकंड के लिए मौन में चले गए और फिर उन्होंने कहा कि मेरा उस परिवार से कोई संबंध नहीं है, मेरे दल के लोगों से मैं निवेदन करूंगा वो जाएं। आप बताइए, देश की आबादी 140 करोड़ है। प्रधानमंत्री जी इस देश के एक एक व्यक्ति से परिचित हैं क्या? लेकिन जब वो बात परिवार की करते हैं तो अपने भाई, अपने भतीजा, अपने परिवार की बात नहीं करते हैं। वो 140 करोड़ आबादी को अपना घर और अपना परिवार मान के उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। एक राजनेता जो मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हों, जिसके परिवार के 5-6 लोग पार्लियामेंट और असेंबली में हों, जो खुद पार्लियामेंट का मेंबर हो, उत्तर प्रदेश का कुछ महीने पूर्व तक या 1 वर्ष पूर्व तक विपक्ष का लीडर रहा हो, और आज वो व्यक्ति कहता है कि मेरा उस परिवार से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने दल के लोगों से अनुरोध करूंगा। और आपने अभी बताया कि वो गए, एक अपने दल के कार्यकर्ता जो एक धर्म विशेष से संबंध रखते थे और कुछ किलोमीटर की दूरी पर अमर शहीद शुभम द्विवेदी जी का घर था, वहां जाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो आप समझ सकते हैं, ये सब लोग रिलीजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। धर्म आधारित, धर्म केंद्रित, देश को विभाजित करने की मंशा रखने वाली राजनीति के प्रतिभागी बन रहे हैं। और ऐसे ही नहीं ना, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2022 में इनको रिजेक्ट किया 2-2 बार। 2014 में इनको मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा के चुनाव में 2024 में कुछ प्रयास इन्होंने किया, लेकिन वह प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर सफल तो नहीं हो पाया। इनके इंडी गठबंधन को देश की जनता ने मैंडेट नहीं दिया, क्योंकि देश की जनता सब समझ रही है। देखिए, ये तो मोदी जी हैं कि देश बचा हुआ है, नहीं तो अगर गलती से इन निकम्मों और बुजदिलों के हाथ में यह देश आ जाएगा तो ये तो दिन दहाड़े देश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तालिबान की सेना के साथ जाके समझौता करके सौंप देंगे। ये कोई और लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बाबर को बुलाया। ये उसी मानसिकता के लोग हैं, ये औरंगजेब की मानसिकता से प्रभावित होने वाले लोग हैं। इनके पास देश की जनता के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, इनके पास कोई मानवीय संवेदनाएं नहीं है, इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये देश विरोधी लोग हैं, ये धर्म और जात की राजनीति करना चाहते हैं। ये धर्म के चूल्हे पे सेकी हुई रोटी को पाकिस्तान में बनी हुई सब्जी और अफगानिस्तान में बने हुए रायते के साथ खाना चाहते हैं। हाँ, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, ये चाहते तो आराम से जा सकते थे, एक अच्छा मैसेज भी जाता और कम से कम अखिलेश यादव एक सुलझे हुए नेता माने भी जाते, मतलब इस्टेब्लिश होता कि एक अच्छे नेता हैं जो सबका ख्याल रखते हैं। कम से कम एक आतंकी घटना में मारे गए परिवार के यहाँ तो जाना ही चाहिए। देखिए अनुपम प्रसून जी, आप नौजवान हैं और मैं लंबे समय से आपको पत्रकार के रूप में देख रहा हूं और जानता भी हूं। स्थितियां अच्छी नहीं हैं और जिस प्रकार से ऑपोजिशन एक्ट कर रहा है, लग रहा है कि ये देश के लोग ही नहीं हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मैं जातीय जनगणना की पैरोकारी करने वाले सभी राजनेताओं से पूछता हूं, पहलगाम में धर्म का जनगणना करके गोलियां चलाई गई, क्या धर्म की जनगणना इस देश में नहीं होगी? क्या धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों की जनगणना इस देश में नहीं होगी? कोई जवाब है ऑपोजिशन के पास? यह समय विभाजन का नहीं है, यह समय सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का है। यह लड़ाई प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की निजी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की निजी लड़ाई नहीं है, यह भारत सरकार की कोई निजी लड़ाई नहीं है, यह देश के 140 करोड़ आबादी की अस्मिता की लड़ाई है। यह लड़ाई हिंदुओं की नहीं है, यह लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, यह लड़ाई सिख, बौद्ध, जैन, पारसी की नहीं है, यह लड़ाई
140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की है और हम सबको मिलकर लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान का सुपड़ा साफ होगा। धन्यवाद प्रसून जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है इस वक्त मोदी सरकार से कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा जवाब मिले ताकि दोबारा वो फिर भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना जुटा पाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का भी।